नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 फेब 2021 के डेली करंट अफेयर एमसीक्यू के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में गृह मंत्री ने रिलीज करी है एक किताब का टाइटल है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। आपको ये बताना है कि ये किताब किस फोर्स से रिलेटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, सीआरपीएफ, मतलब कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और ये मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत हुई थी 82 साल पहले इन 1939। तो अभी हाल ही में क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर भुवन कुमार झा, इन्होंने सीआरपीएफ की जो हिस्ट्री है ये इकट्ठा करी और एक किताब लिखी जहाँ पे बताया है कि सीआरपीएफ की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्या योगदान रहा है, इन द फ्यूचर भी ये इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं इंस्पिरेशनल किताब है यंगस्टर्स के लिए कि वो सीआरपीएफ को ज्वाइन करें। और यहाँ पे आप देखेंगे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि सीआरपीएफ का जो फाउंडेशन डे है ये होता है 27 जुलाई को। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आपसे यही पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है अमित शाह रिलीजेस बुक्स क्रॉनिकलिंग सीआरपीएफ हिस्ट्री। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में वो कौन सा पहला एशियाई देश बना है जिसने अपॉइंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस। लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन। जी हाँ, अकेलेपन का मंत्रालय उन लोगों के लिए जो बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर है ऑप्शन डी, जापान। विश्व में अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस ये मंत्रालय बनाने वाला पहला देश है यूनाइटेड किंगडम। एशिया में अगर हम देखें तो पहला देश है जापान। तो ओवरऑल आप अगर देखो दुनिया में जापान है दूसरा देश। अब इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी? पेंडेमिक के दौरान जो लॉकडाउन हुआ है उसमें कई लोग बहुत ही अकेले पड़ गए हैं, लोनली हैं। उसकी वजह से उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं। कई लोग आज के समय जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए ये देश बना रहे हैं एक पूरा मंत्रालय। और यहाँ पे एक मिनिस्टर भी होगा, मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस। और जापान की जो सोसाइटी है उसको आप अगर देखो तो ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। डिप्रेशन वहाँ पे काफ़ी बड़ा एक इशू है, लोग सुसाइड भी करते हैं। वहाँ पे सुसाइड रेट बहुत हाई है जापान में। तो इसलिए एशिया में पहला देश बना है यहाँ पर जापान। और उम्मीद की जा रही है कि इन द फ्यूचर इस टाइप का जो सिस्टम है ये और कंट्री भी सेटअप करेगी। यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है द हिंदू बिजनेस नाइन का, जापान अपॉइंट्स मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस टू एड्रेस ग्रोइंग सुसाइड रेट एमिड कोविड-19 पैंडेमिक। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस बैंक ने लॉन्च किया है नमा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। नाउ सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है नमा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। अब ये स्मार्ट कार्ड बेसिकली है क्या? ये स्मार्ट कार्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक टाइप का प्रीपेड रुपए कार्ड है आप कह सकते हैं। और इसमें नॉर्मल रुपए कार्ड वाले सारे फीचर हैं। आप इससे पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मगर साथ ही साथ चेन्नई में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर आप टैक्स पे कर सकते हैं। जो आपके यूटिलिटी बिल्स हैं, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, गैस का बिल पे करना है, ये सब भी आप पे कर सकते हैं इस स्मार्ट कार्ड से। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है यहाँ पर आर्टिकल इसका, आईसीआईसीआई बैंक लॉन्चेस नमा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में भारत और वर्ल्ड बैंक ने साइन किया है एक $68 मिलियन का प्रोजेक्ट एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए किस स्टेट में। ये आपसे क्वेश्चन है और ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, नागालैंड में। वर्ल्ड बैंक और इंडिया ने साइन किया है ये $68 मिलियन का प्रोजेक्ट। इसमें बताया जा रहा है कि 1.5 लाख स्टूडेंट्स और 20,000 टीचर्स को फायदा मिलेगा। जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स हैं, यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है स्कूल्स की, ये सब इंप्रूव की जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर नागालैंड फ्यूचर। और इस पूरे प्रोजेक्ट का एक नाम भी है, नाम है इसका ऑफिशियली नागालैंड एनहेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज प्रोजेक्ट। और नागालैंड की कैपिटल क्या है? नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। गवर्नर है यहाँ पर RN रवि। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यहाँ पे है नागालैंड। ये बॉर्डर शेयर करता है आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के साथ। इसकी एक बहुत ही बड़ी बॉर्डर है विद म्यांमार। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में इनमें से किसने ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन माइग्रेंट लेबर्स इसको पब्लिश किया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के फ्यूचर के लिए ये। और ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, नीति आयोग। अब देखो माइग्रेंट लेबरर्स मतलब कि वो लोग जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए। अब भारत सरकार ने दिसंबर 2020 को ये अनाउंस किया है कि ये बनाएंगे एक प्रॉपर डेटाबेस सारे माइग्रेंट वर्कर्स का, कि कोई भी माइग्रेंट वर्कर, अगर मान लो कोई माइग्रेंट वर्कर है वो कर्नाटका से महाराष्ट्र जाता है, वो यूपी से जाता है, मध्य प्रदेश, कहीं भी, राजस्थान कहीं भी जाता है, कोई भी यहाँ पर माइग्रेशन होती है लेबरर्स की, तो उसका प्रॉपर डेटा रखेगी गवर्नमेंट। इसका यूज़ क्या है?
देखो यूज यहाँ पर यह है कि सरकार अब ये चाहती है कि इनको एक्सप्लॉइट करना बंद किया जाए। जहाँ भी ये लेबरर्स जाते हैं, इनके जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन हो, इनको प्रॉपर सेफ्टी मिले, इनको रहने को प्रॉपर एरिया मिले। अब इस ड्राफ्ट में बहुत सी रेवोल्यूशनरी बातें लिखी है। मैं आपको ये बता दूं, अगर इस ड्राफ्ट की सारी बातें इंप्लीमेंट कर दी गई तो जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनकी जो कंडीशन है इंडिया में, उसमें आप देखेंगे एक बहुत ही बड़ा चेंज। अब फॉर एग्जांपल ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं इस पूरे ड्राफ्ट में, अभी पास होना बाकी है। ये अभी एक पॉलिसी का ड्राफ्ट है, अभी इसको पार्लियामेंट में अपर हाउस लोअर हाउस में पास करेंगे तो फिर ये बन जाएगी एक प्रॉपर पॉलिसी। अभी इस ड्राफ्ट में ये लिखा है कि अगर कोई माइग्रेंट लेबरर किसी नई स्टेट में जाता है काम करने के लिए, तो उस माइग्रेंट लेबरर के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन का ध्यान रखेगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग को यहाँ पर यह बोला है कि आप इंश्योर करोगे कि जहां भी माइग्रेंट लेबरर्स जा रहे हैं उनको दो प्रॉपर नाइट शेल्टर, शॉर्ट स्टे होम्स, सीजनल एकोमोडेशन, ताकि काम करने के बाद उनको मिले एक सेफ एनवायरनमेंट रहने के लिए। फिर जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इनको ये कहा है कि आप इंश्योर करो कि जो उनके लीगल राइट्स है उसकी वायलेशन तो नहीं हो रही, कोई उनको एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा, कोई कॉन्ट्रैक्ट की धमकी देकर उनसे ज़्यादा काम तो नहीं करवा रहा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट पॉलिसी है। इन द फ्यूचर इस पर बहुत बातचीत भी होगी। तो इसको पब्लिश किया है नीति आयोग ने, और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का, नीति आयोग ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन माइग्रेंट वर्कर्स। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि विच एयरपोर्ट, कौन सा एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश का जो हाल ही में बना है तीसरा एयरपोर्ट टू ऑपरेट इंटरनेशनल फ्लाइट्स। देखो एयरपोर्ट प्राइमरली दो टाइप के होते हैं, वो एयरपोर्ट जो ऑपरेट कर सकते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स और सिंपली डोमेस्टिक एयरपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश को हाल ही में अपना तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल चुका है। ये है, यहाँ पे आपकी ऑप्शन आपको बताना है कि वो कौन सा एयरपोर्ट है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, खुशीनगर एयरपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, आपसे पूछ सकते हैं। और ये एक्चुअली एक अपग्रेडेशन हुई है, ऑल टुगेदर एक नया एयरपोर्ट बिल्ड नहीं किया, खुशीनगर एयरपोर्ट की अपग्रेडेशन हुई है। इन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को हैंडल करने की जो फैसिलिटी है ये ऐड करी है, और अब ये बन चुका है एक प्रॉपर इंटरनेशनल फ्लाइट रेगुलेट करने वाला एयरपोर्ट। तो ये तो तीसरा है। इसके अलावा यूपी के बाकी दो इंटरनेशनल फ्लाइट्स वाले एयरपोर्ट कौन से हैं? एक तो है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको मिलेगा लखनऊ में। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मिलेगा आपको वाराणसी में। इसके अलावा कुछ और एयरपोर्ट हैं जो अभी बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, मगर ये बाद में बन के तैयार होगा, अभी के लिए 3 ही है, तो इसको याद रखना। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये आर्टिकल है यूपी गेट्स इट्स थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में साइन किया है एक एग्रीमेंट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ। इसके अंडर $304 मिलियन बोरो किए जाएंगे, मतलब कि उधार लिए जाएंगे AIIB से। इनमें से किस स्टेट के पावर ट्रांसमिशन को इम्प्रूव करने के लिए? ये ऑफ कोर्स किया जा रहा है कि यहाँ पर लाइट ना जाए, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है ये लोगों को प्रॉपर टाइम से मिलती रहे। तो यहाँ पे देखो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आसाम। आसाम इज द राइट आंसर। ये $304 मिलियन जो है, रफली आप कह सकते हैं कितने होगा, ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1500 से लेकर 2000 करोड़ के आसपास का जो ये अमाउंट है, ये खर्चा जाएगा आसाम के ओवरऑल पावर सेक्टर पे। और ऐसा नहीं है कि ये अमाउंट बस इधर उधर वैसे ही खर्च देंगे, इसके लिए एक प्रॉपर प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, वहां पर ये अमाउंट जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे है आसाम इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट। इसके अंडर क्या होगा कि आसाम इंटर स्टेट, जो आसपास की जो अपनी स्टेट्स है वहां से इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर पाएगा, या फिर इन द फ्यूचर हो सकता है कि बेच भी पाए। अच्छा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इसके हेडक्वार्टर्स है बीजिंग, चाइना में। और बताया जाता है कि इस बैंक में काफ़ी हद तक डोमिनेंस है चाइना की। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि सेंट्रल एक्साइज डे ये सेलिब्रेट किया जाता है भारत में हर साल किस दिन को? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, 24 फरवरी। यहाँ पे आप देख पाओगे 24 फरवरी इज द सेंट्रल एक्साइज डे। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किन 2 मिनिस्टर्स ने, यूनियन मिनिस्टर्स ने लॉन्च किया है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन? देखो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल डिजिटल अर्बन मिशन के अंडर भारत सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स आते हैं, स्मार्ट सिटी से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से कौन से जो 2 मिनिस्टर थे इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। देखो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, हरदीप सिंह पुरी और रविशंकर प्रसाद। अच्छा, इनका मंत्रालय क्या क्या है? हरदीप सिंह पुरी के पास है अर्बन, ठीक है, अर्बन मिनिस्ट्री के है ये, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग। और
यहाँ पे जो रविशंकर प्रसाद हैं इनके पास प्राइमरली जो मेन मिनिस्ट्री है इस कंटेक्ट से रिलेटेड यह है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे रविशंकर प्रसाद जी की ट्वीट है कि लॉन्च कर दिया गया है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। इसमें देखो बहुत से काम होंगे, स्मार्ट सिटीज मिशन की वेबसाइट बनेगी, अर्बन डेटा एक्सचेंज किया जाएगा, स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म की भी बात की जा रही है। तो ये एक अपने आप में मिशन है जिसके अंडर बहुत से इनिशिएटिव्स ये अलग से लॉन्च होंगे, इसके बारे में अलग से आपको सुनने को मिलेगा बाद में। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मोटेरा गुजरात में, इसको इनॉग्रेट किसने किया है? और यहाँ पर देखिए सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री रामनाथ कोविंद जी ने इनॉग्रेट किया है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। नाउ क्या ये दुनिया का ओवरऑल सबसे बड़ा स्टेडियम है? नहीं, ओवरऑल दुनिया का ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कैपेसिटी। एक्चुअली इस टॉपिक पर मेरी एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो है ऑन वर्ल्ड अफेयर्स, आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसका नाम किस तरीके से हाल ही में चेंज किया गया है टू नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। वो वीडियो भी देख लेना, उसमें सारे जो क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने कवर किए हैं। सो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछ लिया था। बहुत अच्छा सवाल था कि ब्रिक्स समिट वो कौन सा था, पहला ब्रिक्स समिट वो कौन सा था जहां पर साउथ अफ्रीका को इंक्लूड किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स का पहला समिट हुआ था 2009 में। उस वक्त ब्रिक्स था बस ब्रिक, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर ज्वाइन किया था 2011 में। तो जो तीसरा समिट था ना वो बना था ब्रिक्स समिट। तो और ये समिट हुआ था ऑप्शन बी सान्या में। सान्या एक शहर है चाइना में। तो ये हो गया यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी। टफ क्वेश्चन था, सीडीएस का क्वेश्चन था, मुझे लग रहा था कि ज़्यादा लोग आंसर नहीं कर पाएंगे इसको। और मैंने देखा कि कमेंट्स भी काफ़ी कम थी, मगर फिर भी आई आस्क दिस क्वेश्चन। कभी कभी टफ क्वेश्चन भी पूछना चाहिए, आपको भी कुछ जो डिफिकल्टी लेवल है फील होगा। और इसका बहुत अच्छा आंसर किया इस क्वेश्चन का बाय द वे सागर कुमार दास ने, ग्रेट जॉब सागर। तो अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की जिसका आंसर आपको करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है मगर यूपीएससी प्रीलिम्स में आ गया था 2015 में। यूपीएससी का टैग लग गया तो ये मैं समझना कि बहुत डिफिकल्ट है। सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको सिंपली यहाँ पर ये बताना है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में ग्रोथ कितनी होगी, कौन सी कंट्री कितना ग्रो करेगी, ग्लोबल इकोनॉमी में कितना इजाफा होगा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट आपको ये बताना है कि इनमें से कौन तैयार करता है। बड़ी फेमस रिपोर्ट है ये। तो आपकी ऑप्शंस है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यूएस फेडरल रिजर्व बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक। कमेंट सेक्शन में करो इसका आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा कल की वीडियो में। और ये है अंत इस वीडियो का। बाय द वे किसी का आंसर पसंद आए कमेंट सेक्शन में तो उनके आंसर को लाइक करिए, एनकरेज करिए उनको, अप्रिशिएट देयर वर्क। वो भी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं और जितना आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे उतना आपको मेमोराइज करने में भी आसानी होगी। इट इज़ दैट सिंपल। तो अभी के लिए यह है अंत इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।